नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वारम सेंसिंग इन स्यूडोमोनास एरिजिनोसा के बारे में। क्वारम सेंसिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा कौन सा बैक्टीरिया है, और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ये कैसे आपस में लिंक्ड हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ करके आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्वारम सेंसिंग प्रोसेस होती क्या है। शुरू करते हैं स्यूडोमोनास एरिजिनोसा से। स्यूडोमोनास एरिजिनोसा एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि एनवायरनमेंट में पाया जाता है, और रिसर्च से ये प्रूव हुआ कि स्यूडोमोनास एरिजिनोसा में एक सोशल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसको क्वारम सेंसिंग कहते हैं। मान लीजिए कि जब बैक्टीरियल सेल्स बहुत कम होते हैं तो वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं, और जब बैक्टीरियल सेल्स बहुत ज़्यादा हैं वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं, उस सारे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक सेल को आप इस तरह समझें कि एक बैक्टीरियल सेल है जो कि सिर्फ डिवाइड कर रहा है, ग्रो हो रहा है और उसके बाद उसकी डेथ हो रही है, तो यूजुअली ऐसा नहीं है। आपका जो सेल है वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, और जो कुछ डिसीजन बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स वो ले सकता है। तो उसी डिसीजन सिस्टम के अंडर क्वारम सेंसिंग सिस्टम आ जाता है। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, राइट। तो क्वारम सेंसिंग, क्वारम जिसको पॉपुलेशन से भी लिंक किया गया है, इसीलिए मैंने ये कहा कि जब बैक्टीरियल सेल्स कम होते हैं और बैक्टीरियल सेल्स जब ज़्यादा हो जाते हैं, पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है, तो ये सिग्नलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसको मास्टर रेगुलेटर ऑफ विरुलेंस जीन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। स्यूडोमोनास एरिजिनोसा के केस में आपके पास 3 मेजर क्वारम सेंसिंग सिस्टम होते हैं, और भी नए नए क्वारम सेंसिंग सिस्टम डिस्कवर हो रहे हैं। इस पर रिसर्च बहुत ही एक्टिवली डेवलप हो रही है, बहुत ही एक्टिवली लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं। पहले क्वारम सेंसिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह कोई बैक्टीरियल सेल है, राइट। तो बैक्टीरिया इस तरह से होते हैं, आप इनको देख नहीं सकते, अभी मैंने इसको मैग्नीफाई कर दिया है, राइट। बट आप नेक टाइस इनको देख नहीं सकते हैं। इनमें फ्लैजेला रहते हैं, इनमें सरफेस अपेंडेजेस रहते हैं। अगर थोड़ा सा और मैग्नीफाई करूँ मैं, तो कुछ इस तरह से बैक्टीरियल सेल्स रहते हैं। और बैक्टीरियल सेल्स की पॉपुलेशन जब लो रहती है तो क्या होता है कि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, व्हेन दे बिकम वेरी वेरी हाई इन नंबर, तो क्या होता है, एक सिग्नलिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसको क्वारम सेंसिंग कहा जाता है। वही हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले सिस्टम जो हम समझने वाले हैं वो है लास्ट सिस्टम। इसमें RHL सिस्टम भी होता है, और एक और सिस्टम होता है PQS सिस्टम जिसको कहा जाता है, और सबका रोल होता है सिग्नलिंग पाथवे को रेगुलेट करने में। और वो सिग्नलिंग पाथवे आगे जाके क्या करते हैं बैक्टीरिया में, वो भी समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो क्वारम सेंसिंग का मतलब इस तरह समझ लीजिए आप कि जैसे इलेक्शन में आप वोट नहीं करते, किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, राइट। तो बैक्टीरियल सेल्स भी उसी तरह वोट करते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, या किस तरह का विरुलेंस फैक्टर एक्सप्रेस करना है, या आगे जो है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का फेथ क्या होगा। आप समझ सकते हैं एक हायर लेवल की इंटेलिजेंस यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे शो हो रही है। हालांकि जो अभी तक जो है, जो कम्युनिटी है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो ये एक्सेप्ट नहीं करती है कि बैक्टीरियल सेल्स में एक हायर लेवल की इंटेलिजेंस काम करती है। बट मोस्ट लाइकली इस तरह का सिस्टम है, और भी अलग अलग तरह के सिस्टम होंगे, बट डिस्कवरी की ज़रूरत है, राइट। बट आज की डेट में हमें बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में ऑलरेडी पता है। क्रिस्पर सिस्टम के बारे में पता है कि किस तरह से बैक्टीरिया जो है वायरस के DNA को एंटर करने में रोकता है। इसका मतलब ये कि उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम ऑलरेडी है। एनीवेज, तो क्रिस्पर की बात कभी किसी और वीडियो में करेंगे, यहाँ पे जान लेते हैं क्वारम सेंसिंग के बारे में, राइट। तो मान लीजिए बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा कि जब पॉपुलेशन कम होगी, बहुत बहुत कम सेल्स होंगे, तो इसमें एक मॉलिक्यूल होता है जो कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस होता रहता है। ये मॉलिक्यूल आप समझ लीजिए कि इसमें रिलीज हो रहे हैं इस तरह के मॉलिक्यूल, राइट। एक सेल की एक कैपेबिलिटी होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को स्क्रीट करने की। इस मॉलिक्यूल के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। पहले ये समझ लीजिए कि इस तरह के मॉलिक्यूल जो है बैक्टीरिया के अंदर सिक्रीट हो रहे हैं, राइट। आप बैक्टीरिया के अंदर बन रहे हैं, और वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट में उसको रिलीज कर रहा है। इस तरह से वो बाहर जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ओके। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जितने ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स हों उतने ज़्यादा जो है ये मॉलिक्यूल्स एनवायरनमेंट में इकट्ठे होते जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया के पास आंखें तो है नहीं, इस तरह के ऑर्गन्स हैं नहीं जैसे ह्यूमंस के पास है कि हम देख सकें। ह्यूमंस के पास है कि हम देख सकें एनवायरनमेंट में कितने लोग हैं। बैक्टीरिया के पास तो इस तरह का सिस्टम है नहीं। तो बैक्टीरिया के पास क्या है, रिसेप्टर्स हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो एक सेल ने अगर 3 मॉलिक्यूल रिलीज किए, तो आप समझ सकते हैं कि 3 सेल जो है 3 टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रिलीज करेगा, राइट। उस तरह से इतने ज़्यादा एनवायरनमेंट में ये मॉलिक्यूल इकट्ठे होते जाएंगे। और इन मॉलिक्यूल्स की कैपेबिलिटी क्या रहती है कि ये मॉलिक्यूल्स
अंदर भी एंटर कर जाते हैं इस तरह से, राइट। तो बैक्टीरिया इनको सेंस भी कर लेता है। तो आपको इस तरह समझना चाहिए इसको कि इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा बैक्टीरिया कोशिश करता है समझने की एनवायरनमेंट में कितने और बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। तो इन मॉलिक्यूल का सिक्रीट होना, इन मॉलिक्यूल का वापस आना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बैक्टीरिया के लिए, और उसी के बेसिस के ऊपर बैक्टीरिया डिटरमाइन करता है कि कितने लोग या कितने बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में है। ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, क्वोरम ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल सिक्रीट होंगे, राइट। अब देखिए, कहीं भी किसी भी बैटल का ये लॉ होता है, ये नियम होता है एक तरह से, मान लें कि जितने ज़्यादा आपके पास सोल्जर हों उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लड़ाई जीतें। और इन्फेक्शन के केस में क्या हो रहा है कि आपकी लड़ाई हो रही है इम्यून सिस्टम के साथ में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए। और भी किसी भी काम के लिए आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, आपको ज़्यादा लोग चाहिए तो बिल्डिंग जल्दी बनेगी। एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम है वो सारी चीज़ें करना, उसी तरह बैक्टीरिया के लिए भी ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको रेगुलेट करना मुश्किल होता है। तो वो बेकार में उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करता है और स्टार्ट नहीं करता, बिकॉज अगर ये एक बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये लड़ना शुरू कर दे इम्यून सिस्टम के साथ में, तो इसका सर्वाइवल तो मुश्किल है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। तो बैक्टीरिया क्लेवरली ये सिग्नलिंग के थ्रू ये डिटरमाइन करते हैं कि मेरे जो भाई बंधु हैं वो कितने हैं। जब ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने आप को चेंज कर लेते हैं वो, जब कम होते हैं तो ये सुप्रेस रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, हिडन रहते हैं सिस्टम में, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। क्लेवर हैं, देखिए, राइट। तो मान लीजिए अगर कम मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं तो ये जो है ये एक्टिवेट नहीं कर पाते पाथवे जिसको क्वारम सेंसिंग सिग्नलिंग कहा जाता है, उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते। तो बैक्टीरिया जो है उस स्टेट में रहता है जिसको नॉन विरुलेंट स्टेट कहते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर हम सिर्फ इन्फेक्शन की बात करें तो बहुत अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरह की सिग्नलिंग सिस्टम अभी तक डिटरमाइन की गई है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। बट स्यूडोमोनास की स्पेसिफिक में बात करूँ तो ये तो बात होगी जनरल क्वारम सेंसिंग पाथवेज की, राइट। तो इसमें हम बात करेंगे लास्ट सिस्टम की। लास्ट सिस्टम को कहा जाता है कि ये जो है मास्टर रेगुलेटर सिस्टम है। ये सिस्टम दूसरे क्वारम सेंसिंग सिस्टम जैसे आरएचएल सिस्टम को रेगुलेट करता है, पीक्यूएस को भी रेगुलेट करता है लास्ट सिस्टम जो है। तो लास्ट सिस्टम को अगर हम समझ पाएंगे तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्वारम सेंसिंग को समझना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो शुरुआत होती है लास्ट आई से, यहाँ से शुरुआत होती है। ये जो आप लाइट पर्पल या पिंक जो भी बोलें, इस कलर का आप प्रोटीन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। ये जो प्रोटीन है, तो इसका काम क्या रहता है, इसको कहते हैं लास्ट आई, राइट। लास्ट आई जो है वो एक एंजाइम होता है और जो प्रोड्यूस करता है ये पर्टिकुलर सिग्नल जिसको मैंने यहाँ पे शो किया था। ये वाले सिग्नल जो हैं इनको प्रोड्यूस करने का काम है इस लास्ट आई का। मैं यहाँ पे अगर इसको इस तरह से शो करूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इसका काम है इन मॉलिक्यूल्स को बनाना। और ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, प्रश्न तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मॉलिक्यूल्स हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, इनको कहा जाता है AHL, एसाइल होमोसेरीन लैक्टोन मॉलिक्यूल। अब मैं बताऊंगा आपको कि एसाइल होमोसेरीन लैक्टोन मॉलिक्यूल इसको क्यों कहा जाता है। इसलिए इसको AHL सिग्नलिंग भी कहा जाता है, इसलिए इसको एसाइल होमोसेरीन लैक्टोन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं स्यूडोमोनास के केस में अलग अलग AHLs होते हैं। लास्ट सिस्टम के केस में अलग AHL होगा, RHL के केस में अलग AHL होते हैं, राइट। तो लास्ट के सिस्टम में आपके पास जो HL होता है एसाइल होमोसेरीन लैक्टोन होता है। पहले होमोसेरीन लैक्टोन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास उसका भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये स्ट्रक्चर है। एसाइल होमोसेरीन लैक्टोन में एक लैक्टोन होमोसेरीन लैक्टोन मॉइटी होती है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, इसको कहते हैं होमोसेरीन लैक्टोन स्ट्रक्चर। और ऑब्वियसली एसाइल चेन जो है वो फैटी एसिड एसाइल चेन होगी। और यहाँ पे जो R ग्रुप है वो डिपेंड करेगा कि कितनी लंबी कार्बन चेन है। तो यहाँ पे देखिए C12 है ना, 3O C12 होमोसेरीन लैक्टोन, ये लास्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और C4HSL होता है RHL के लिए। तो यहाँ पे जितनी लंबी कार्बन चेन होगी आगे को, मान लीजिए यहाँ पे जो हमारे पास 12 कार्बन है आगे को इस तरह से, तो वो हो गई आपकी 3O 3ऑक्सो C12 होमोसेरीन लैक्टोन, राइट। तो ये बढ़ती जाती है R ग्रुप जो है, बट केमिकल मॉइटी जो है इस तरह से रहती है इन जनरल। यहाँ पे आपके पास होमोसेरीन लैक्टोन मॉइटी होगी ये वाली, और ये फैटी एसिड एसाइल चेन होगी, करेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहता है इस राउंड शेप जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का मैंने बनाया हुआ है। तो होपफुली आपको क्लियर होगी बात। तो होमोसेरीन लैक्टोन यहाँ पे एसाइल होमोसेरीन लैक्टोन RHL के केस में C4 रहता है, और वो भी मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा वो वाला भी। बट यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कि लास्ट के केस में आपके पास C12 रहता है, बहुत लंबी चेन होती है उसकी। तो ये बनाए जाते हैं थ्रू लास्ट आई, इसको इंड्यूसर भी कहते हैं। आई मीन्स इंड्यूसर, और लास्ट R भी यहाँ पे देख रहे होंगे आप, उस पर भी आऊँगा मैं, उसको कहते हैं रिसेप्टर, राइट। तो एक बात तो क्लियर होगी, इट्स अ लॉन्ग चेन एसाइल होमोसेरीन लैक्टोन मॉलिक्यूल। अब ये जो
ऑब्वियसली जो फैटी चेन्स होती है ना, ये हाइड्रोफोबिक चेन्स होती हैं, और उसी की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है बड़ी इजीली मेम्ब्रेन के थ्रू आ जा सकते हैं। ये कैपेबिलिटी उन चेन्स की वजह से इसमें रहती है और बहुत इजीली ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और जैसे जैसे बैक्टीरियल डेंसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो लास आई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी प्रोडक्शन के लिए। और लास आई के बारे में थोड़ा और बता दूँ मैं, ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़ जाए। वो बनते कहाँ से हैं? उसके लिए सबस्ट्रेट रहता है आपका SAM, SAM, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन। ये एक मॉलिक्यूल है, और एसाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन, ये दोनों जो है इसको एसाइल एसीपी भी कहते हैं, एसाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन और SAM मिलके जो है इन मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। और उसमें एंजाइम ये वाला होता है, राइट, लासाई। तो आपका जो एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन प्लस एसाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन है, ये दोनों मिलके आपके AHL मॉलिक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो लासाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए इस तरह से। अब नेक्स्ट आते हैं, ये बन गए तो ये रिलीज होंगे बाहर की तरफ को, राइट। तो मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बना देता हूँ और बाकी जो है ये रिलीज हो गए, आउटसाइड चले गए। क्लियर है ना? ओके, तो यहाँ पे ये इकट्ठे होने शुरू हो गए। मान लीजिए अब क्या है कि आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए हैं, और अब इस बैक्टीरिया के अंदर जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आने भी शुरू हो गए हैं। और जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल अंदर आते हैं, और उनकी वजह से क्या है कि एक सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होता है। उनकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो हैं एरो भी साथ ही बना लेते हैं, ताकि इजी हो जाता है इसको अंडरस्टैंड करना कि यहाँ से जो इसने रिलीज़ किया और ये बाहर को चला गया इस तरह से, राइट, इस तरह से। ओके, और इसके साथ में ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। जो RHLR है ये है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर है ये। इसको रिसेप्टर भी आप कह सकते हैं, रेगुलेटर भी इसको कहा जाता है। यह RHLR यहाँ पे देखा होगा आपने, सॉरी यह है लास R। RHLR जो है RHL सिस्टम की इसमें होगा। तो इसको ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इनका रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो क्या करते हैं ये मॉलिक्यूल्स जो हैं जब सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, बिकॉज अगर इनसफिशिएंट हो तो क्या होगा, सिंपली डिफ्यूज अवे हो जाएंगे इस तरह से, राइट। आपने कभी किसी बड़े ग्लास में थोड़ी सी चीनी आप उसमें ऐड करेंगे तो क्या होंगे, आप क्या महसूस करेंगे? मीठा होगा आपका जो पानी है। पानी में अगर आपने थोड़ी सी चीनी डाली, नहीं, वो डिफ्यूजन की वजह से वो दूर चले जाते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप कम पानी में बहुत ज़्यादा चीनी डालेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, और उनकी वजह से उनकी एंट्री जो है वो ईजी हो जाती है। तो यहाँ से क्या है, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, उनकी एंट्री ईजी हो जाती है। तो यहाँ से एंट्री ईजी हो गई। वो जैसे एंटर करता है यहाँ पे, जब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स के एक्वायर हो जाते हैं, तो ये जाके बाइंड करता है इस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ में, उसके एंट्री कर जाता है बेसिकली। इसके अंदर बाइंडिंग पॉकेट होती है इसकी, उसको कहते हैं लाइगेंड बाइंडिंग साइट इस पर्टिकुलर रेगुलेटर में, राइट। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अंदर आया और ये जाके बाइंड कर गया एक पर्टिकुलर डोमेन में, जिसको लिगेंड बाइंडिंग डोमेन भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये बाइंड कर गया है और इसने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जिसको कहते हैं लास RHL कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है क्या करता है कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज ले आता है, ऐसे चेंज हो जाती है इसकी कन्फर्मेशन, राइट। तो नई नई साइट्स ओपन हो जाती है इसमें, और उसकी वजह से जो ये पर्टिकुलर प्रोटीन है, अब इसकी कैपेबिलिटी हो जाती है कि ये DNA के साथ बाइंड कर जाएगा। इसी वजह से इसको ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर भी कहा जाता है। तो मान लीजिए बैक्टीरिया का DNA है, और बैक्टीरिया के DNA में जब भी जीन एक्सप्रेशन होना है तो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर जो होते हैं, इस तरह के रेगुलेटर्स जो हैं, वही जीन एक्सप्रेशन करते हैं। तो जब ये एक्टिवेट हो जाता है उसकी वजह से, तो यहाँ पे जाके ये एक पर्टिकुलर साइट होती है, उसकी एक पर्टिकुलर साइट रहती है। इसको लास्ट बॉक्स भी कहा जाता है। वहाँ पे ये जो है ये जाके बाइंड कर जाता है, और जैसे यहाँ पे बाइंड कर जाता है ये, तो एक्सप्रेशन शुरू कर देता है उन पर्टिकुलर जीन्स का, क्योंकि ये रेगुलेटरी साइट पे बाइंड करता है ना। और जैसे यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये स्टार्ट कर देगा एक्सप्रेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम जीन्स। इसके नीचे के जितने जीन होंगे वो स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेशन जो है अलग अलग मॉलिक्यूल्स का। और वो मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आई होप कि आपको समझ गया कि ये लास्ट बॉक्स जो है, उसके लास्ट बॉक्स एक प्रोमोटर रीजन होता है जो कि टारगेट जीन के अपस्ट्रीम माना गया है। यहाँ पे थोड़ी ऊपर रहता है, वहाँ पे जाके ये बाइंड कर जाता है। जब ये लिगेंड के साथ बाइंड हो जाता है, लिगेंड इसको एक्टिवेट कर लेता है। और ये पर्टिकुलर सिग्नलिंग सिस्टम मैं आपको बताऊँ, ह्यूमंस के केस में भी होता है। इस तरह का सिस्टम रहता है जो कैंसर सिग्नलिंग, इन्फ्लामेशन सिग्नलिंग, उसमें भी इस तरह के लिगेंड आते हैं, एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये बैक्टीरिया के केस में मुझे लगता है कि इनिशियली जो है ये सिस्टम जब डेवलप हो रहा था बहुत ही सिंपल सिस्टम था,
राइट। तो यहाँ पे जैसे ही ये बाइंड कर गया और वहाँ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वेरियस फैक्टर्स। पहला जो है एल्कलिन प्रोटीएज, ये देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन शुरू हो गया। एल्कलिन प्रोटीएज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। एल्कलिन प्रोटीएज बना और बाहर सिक्रीट हो गया, ओके। क्योंकि ये विरुलेंस फैक्टर्स है ना, तो विरुलेंस फैक्टर जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी तक तो इतना ही नोन है, मे बी देयर आर मोर विरुलेंस फैक्टर्स। रिसर्च अभी इसके ऊपर हो रही है। एक अल्कलिन प्रोटीएज आ गया, दूसरा लास ए प्रोटीएज हो गया, और तीसरा, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं, और तीसरा इसके केस में आ जाता है आपका लास बी इलास्टेज। इलास्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ये बहुत रेजिस्टेंट जो प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी में उनको क्लीव कर देते हैं ये एंजाइम्स जो हैं। तो ये एक तरह से हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं, तो हम इनको विरुलेंस फैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि ये विरुलेंस जो है रेगुलेट करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं बैक्टीरिया की विरुलेंस को, राइट। अभी तक ये विरुलेंट नहीं था, अभी तक ये छुपा हुआ था, अपना इजीली अपना आराम से बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही सिग्नलिंग एक्टिवेट हो गई, आपका एल्कलिन प्रोटीएज एक्टिवेट हुआ, आपका लास ए और लास बी इलास्टेज, लास ए प्रोटीएज, उन्होंने हमारी बॉडी में अटैक करना शुरू कर दिया, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो इफ्लक्स पंप्स हैं उनका भी मैं रोल बता देता हूँ। इफ्लक्स पंप्स रहते हैं हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के ऊपर, इस तरह से इफ्लक्स पंप्स रहते हैं। और इनका काम वैसे AHL के कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करना भी है, क्योंकि इफ्लक्स पंप्स क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन अंदर बाहर अलग अलग है, तो ये अपोजिट कॉन्सेंट्रेशन में भी मूव कर लेते हैं मॉलिक्यूल को इफ़ रिक्वायर्ड, राइट। एक और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो अपोजिट कॉन्सेंट्रेशन में भी उनको मूव करा लेते हैं। आपने एंटीबायोटिक के बारे में सुना होगा, एंटीबायोटिक को जो इफ्लक्स करना, उसको बाहर फेंक देना, ये इफ्लक्स पंप्स जो हैं वो करते हैं, राइट। और साथ ही साथ एक और रेगुलेटर होता है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला रेगुलेटर, इसको कहते हैं RSAL। इसको नेगेटिव रेगुलेटर भी कहा जाता है। अब ये विरुलेंस फैक्टर्स यहाँ पे रिलीज हुए, उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक नेगेटिव रेगुलेटर के बारे में भी बात करेंगे जिसको कहा जाता है RSAL। और इसका काम क्या रहता है कि ये जो लास आई का एक्सप्रेशन है ना, उसको कंट्रोल करता है, ये सप्रेस कर देता है उसको, इस वाले पर्टिकुलर प्रोटीन को। अगर इसका एक्सप्रेशन लो हो गया ना, तो मॉलिक्यूल बनेगी ही नहीं, राइट। तो यहां पे ये जो नेगेटिव रेगुलेटर है वो इसको टारगेट करता है, ये यहां पे इसके एक्सप्रेशन को टारगेट करेगा। तो ये भी एक तरह से लास सिस्टम का पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है फर्दर हमारे मेन एंजाइम को, जो कि HL प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो एक तरह का फीडबैक लूप हो जाता है ना, ताकि एक बैलेंस सा बना रहे। ऐसा नहीं कि ये बनाए चले जाए, तो इसको रेगुलेट करने के लिए भी तो कोई चाहिए, राइट। तो फर्दर विरुलेंस फैक्टर को तो ये वाला प्रोटीन रेगुलेट कर रहा है, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए आपके पास RSAL नेगेटिव रेगुलेटर बना हुआ है। अब इन विरुलेंस फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला आ जाता है एल्कलिन प्रोटीएज। एल्कलिन प्रोटीएज जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, और साइटोकाइंस आपने सुना होगा, बहुत बार मैं बोलता रहता हूँ। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, आप देखेंगे कि साइटोकाइंस और कीमोकाइंस के ऊपर बहुत बात होती है। हमारे इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उनका, उनको डिग्रेड करने के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एल्कलिन प्रोटीएजेस का। दूसरा आ जाता है इनका रोल फैगोसाइटोसिस के केस में, उसको इंटरफेयर करना भी है ताकि बैक्टीरिया को वो खा ना जाए इम्यून सेल्स। उसके बाद आते हैं लास ए प्रोटीएजेस। और प्रोटीएजेस का हमें पता ही है कि जो एपिथेलियल बैरियर्स जो होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को एपिथेलियल बैरियर्स जो हैं वो क्रॉस करने होते हैं, तो हमारे जो प्रोटीएजेस हैं वो उन पर्टिकुलर सेक्शंस में अटैक करते हैं और टिश्यू डैमेज को काउज करते हैं। तो टिश्यू डैमेज प्रोटीएजेस की वजह से होते हैं, जो बैक्टीरियल प्रोटीएजेस हैं वो टिश्यू डैमेज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लास ए प्रोटीएजेस कवर हो गया। उसके बाद लास बी इलास्टेजेस। इलास्टेजेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये इलास्टिन, कोलेजन, इम्यूनोग्लोबिन्स जो एंटीबॉडीज हम कहते हैं, उनको डिग्रेड कर देता है, ये वाला न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो उधर से हमारी बॉडी जो है वॉर हेड रिलीज कर रही है, और यहाँ से जो बैक्टीरिया रिलीज कर रहा है, आपस में वो अटैक एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, राइट, इंटरेस्टिंग स्टोरी हो रही है। तो बैक्टीरिया के केस में जो है वो इस तरह के विरुलेंस फैक्टर आते हैं, जैसे इलास्टेजेस जो इलास्टिन जो प्रोटीन है उनको डैमेज करता है, तो क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं ये लंग इन्फेक्शन के केस में। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, पर्टिकुलरली सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में, जो पेशेंट्स उनके लंग्स में जो है बायोफिल्म बन जाती है, और वो डैमेज जो होता है वो इलास्टिन की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है वहाँ पे,
राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये सिग्नलिंग होती है। तो क्वारम सेंसिंग का लास सिग्नलिंग सिस्टम सिर्फ हमने अभी पढ़ा है। तो हमारे पास जैसे लास हो गया, आरएचएल हो गया, पीक्यूएस हो गया, आईक्यूएस भी अभी लेटेस्ट जो है सिग्नलिंग सिस्टम डिस्कवर हुआ, उसका क्या रोल रहता है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो होपफुली जो है आपको अभी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हुई है ऑफ लास्ट सिस्टम। और लास्ट सिस्टम एक मास्टर रेगुलेटर है। थोड़े से की पॉइंट जो है रिपीट कर लेते हैं। मास्टर रेगुलेटर है, आपके पास लास आई है जो प्रोड्यूस करता है सिग्नल मॉलिक्यूल, आपके पास आरएचएलआर है जो उसको डिटेक्ट करके ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है, और आपके पास विरुलेंस फैक्टर्स हैं। 3 मैंने विरुलेंस फैक्टर्स बता दिए। आपके पास जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उसको होमोसेरिन लैक्टोन मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। और साथ ही साथ एक टेक होम मैसेज भी आपके लिए है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट भी हो जाता है न्यू एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स के लिए, राइट। अब इसके केस में क्या है कि आप बैक्टीरिया को मार नहीं रहे हैं, आप बैक्टीरिया को बेसिकली सुला रहे हैं, बैक्टीरिया को उस डोर्मेंट कंडीशन में रख रहे हैं ताकि वो विरुलेंट होकर इन चीज़ों को रिलीज ना करे। अगर इन चीज़ों को उसने रिलीज करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, हमारी बॉडी में अटैक होना शुरू हो जाएगा। तो अगर बैक्टीरिया नॉर्मल इस पर्टिकुलर फेज में रहता है तो हमें जो है वो डैमेज कम रहेगा और हम इजीली जो है बैक्टीरिया को रिमूव कर पाएंगे थ्रू लो डोजेज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, एंटीबायोटिक के थ्रू। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो क्या करता है, बैक्टीरिया अगेन फाइट करता है उसको और उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो कोशिश ये है कि बैक्टीरिया को जो है कंफ्यूज कर दिया जाए। तो ये स्ट्रैटेजी रहती है जहाँ पे हम बैक्टीरिया को कंफ्यूज कर सकते हैं, राइट, उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसके विरुलेंस को। तो बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट हो जाता है। मेरी अपनी रिसर्च जो है क्वारम सेंसिंग पे बहुत ज़्यादा है। हमने बहुत ज़्यादा काफ़ी पेपर जो हैं हम क्वारम सेंसिंग के रिलेटेड, सेलुलर सिग्नलिंग के रिलेटेड हम करते हैं। हमारी लैब का नाम है सेलुलर इंटेलिजेंस एंड रिस्पॉन्स लेबोरेटरी। तो मेरा जो मेन फोकस जो है, मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो अंडरस्टैंड करना है कि जो सेल्स हैं, चाहे वो बैक्टीरियल सेल्स होगी, ह्यूमन सेल्स होगी या कोई भी जो लिविंग सेल्स हैं, वो किस तरह से इंटेलिजेंट बिहेवियर शो करती है और उस इंटेलिजेंट बिहेवियर का रोल क्या है, वो मेन फोकस हमारा रहता है। और भी हम बहुत सारी चीज़ें अप्लाइड एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बायोफिल्म फॉर्मेशन और उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें सारी लिंक्ड हैं इन चीज़ों से, राइट। तो बैक्टीरिया क्या एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, ये सवाल जो है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। कमेंट में आप प्लीज़ उसका आंसर जो आपको लगता है, जो भी आपको नॉलेज अभी तक, आप प्लीज़ ये डिस्कशन शुरू कीजिए। तो मैं डेफिनेटली आपके साथ कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो है वो आपको सही से गाइड कर सकूं, अपनी जो फीडबैक है वो आपको दे सकूं, और फ्रीली जो है जो आप समझते हैं वो पर्टिकुलर फीडबैक आप मेरे से शेयर कीजिए, राइट। तो अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे क्वारम सेंसिंग को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे, और भी इंटरेस्टिंग ऐसी नई नई चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बुक्स में पढ़ेंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा आपको ऐसी चीज़ें समझने के लिए। तो बायोलॉजी गोल में हम कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीज़ें जो हैं सिंपल वे में आपको समझा सकें, और इस तरह मैंने खुद ये नोट किया कि इस तरह समझना बहुत ईजी हो जाता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को। अभी इस वीडियो के बाद आपको क्वारम सेंसिंग लास्ट सिस्टम को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ेंगे भी ना, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी डिटेल्ड इस पर आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि लासार सिस्टम काम कैसे करता है। ये तो टॉपिक के बारे में हम बात कर ली। अब थोड़ी सी एक रिसोर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने क्रिएट किया है, जहाँ पे आपको एडवांस लेवल के रिसर्च स्किल्स समझने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ आप इस रिसोर्स को एक्सप्लोर कीजिए। ये मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप क्लिक कीजिए। यूजुअली अगर आप रिसर्च गोल टाइप करेंगे तो इस वेबसाइट में आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो आपको सिंपल गूगल में क्या करना है, रिसर्च गोल टाइप करना है, और आपको इस लिंक पे जो है researchgoal.com पे जाके आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे अगर आप थोड़ी नीचे जाएंगे तो आपको रिसर्च कोर्सेज मिलेंगे। ये कुछ पॉपुलर रिसर्च कोर्सेज मैंने जनरेट करे हैं। मैं आपको कोर्स टैब पे भी लेके जाऊँगा, वहाँ पे भी दिखा दूंगा कौन कौन से कोर्सेज हैं, राइट। तो चलिए कोर्स टैब पे चलते हैं। तो देखिए ये काफ़ी मैंने कोर्सेज जो है वो इसमें जनरेट करे हैं, और ये कोर्सेज आपको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, डेटा एनालिसिस की स्किल प्रोवाइड करते हैं, पेपर राइटिंग की और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जो भी नॉलेज मेरे लिए मैंने अपनी रिसर्च में अपने लिए इंपॉर्टेंट समझा है उसको मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, आपको रिसर्च में कुछ करना है, तो आई थिंक ये रिसोर्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। और ज़्यादा जो है प्राइस भी हमने नहीं रखा है, इसमें कोई भी अपडेट होती है, राइट, मिनिमम कोर्स का प्राइस आपको मिलेगा 199। इन फ्यूचर में हम उसको डिक्रीज़ भी करने की प्लान कर रहे हैं अगर थोड़ा पॉपुलर हो जाता है तो, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आप किसी भी कोर्स को क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको क्लिक करते हैं, ये डेटाबेसेस फॉर प्रोटीन रिसर्च, ये रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले बहुत सिंपल कोर्स है और आपको क्विज भी करना होता है, सर्टिफिकेट आपको मिलता है जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। मल्टीपल वीडियोस इसमें रहते हैं। देखिए 2 वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप इनको फ्री में भी देख सकते हैं। एक बार अगर आपने लॉगिन कर लिया, आपको researchgoal.com में जाके आपको एंटर करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी आप सिंपल प्रोसेस है और समझ जाएंगे आप, बहुत ईजी है। उसके बाद आप देखेंगे इंट्रोडक्शन और फॉर एग्जाम्पल अलग डेटाबेसेस को मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें बहुत सारे
स्टूडेंट जुड़े हैं। और अगर आप इस तरह क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो आपके लिए फ्री है, अगर आप इसको इस तरह क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जो है आप देख पाएंगे ईजिली, बिकॉज मैंने फ्री रखा हुआ है ताकि आप समझ पाएँ। और ये जो वीडियोस हैं ये अवेलेबल नहीं है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये एक्सक्लूसिव है रिसर्च गोल के लिए, तो आप प्लीज़ इनको देखिए। और साथ ही साथ देखिए बहुत सारे उसमें मैंने पीपीटीज़ वगैरह मटेरियल भी प्रोवाइड किया है, तो यहीं पे आपको वो रिसोर्स भी मिल जाता है, नोट्स भी मिल जाते हैं। मॉलिक्यूलर डॉकिंग का एक मैंने वीडियो जो है शेयर किया था, और उसकी वजह से जो है बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे आई कि आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स क्रिएट कीजिए मॉलिक्यूलर डॉकिंग के ऊपर। तो देखिए वो कोर्स भी अवेलेबल है, 3 तो मैंने मॉड्यूल ऐसे ही फ्री रखे हुए हैं, और बाकी के अगर आपको समझने हैं तो आप कोर्स कीजिए, आप जो है बहुत ईजीली मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म कर पाएंगे, और फाइनली जो है पब्लिकेशन क्वालिटी इमेजेस भी क्रिएट कर पाएंगे। होम में अगर हम वापस जाएं तो आपका रिव्यू पेपर्स कैसे लेके जाते हैं, रिव्यू पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, मैं आपको बता दूं। तो अगर आप यूजी पीजी स्टूडेंट है, इसको आप एक्वायर कर लीजिए। इस पर्टिकुलर कोर्स में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ कि कैसे आप आर्टिकल लिखेंगे। देखिए कितने इसमें मैंने जो सेक्शंस हैं, हर एक का वीडियो आपको मिलेगा, और किस तरह से अपना स्ट्रक्चर करना है आर्टिकल वो आपको मिलेगा, और बहुत ईजिली आप समझ पाएंगे कि कैसे रिव्यू पेपर, हाई इम्पैक्ट रिव्यू पेपर लिखना है, राइट। तो ये एक सिंपल सा रिसोर्स हमने क्रिएट किया है। लॉजिक है इसके पीछे कि जो रिसर्चर्स हैं, चाहे यूजी पीजी पीएचडी अर्ली करियर रिसर्चर्स हैं, उनको अगर कोई भी इशू आता है, वो सारे इश्यूज जो हैं जो मैंने फेस किए हैं उसके ऊपर आई विल बी क्रिएटिंग कोर्सेज, और आपको कहीं ना कहीं उन कोर्सेज का बेनिफिट मिलेगा। स्ट्रक्चर वे में आप करेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर वे का मतलब मैंने यहाँ पे देखिए रिसर्च पाथवे भी एक ऐड कर दिया है। तो अगर आपको ड्रग डिस्कवरी को समझना है तो ये इस पर्टिकुलर वे में आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको एक स्किल सेट मिल जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मुझे अगर मॉलिक्यूलर डॉकिंग, ड्रग डिस्कवरी करनी है थ्रू मॉलिक्यूलर डॉकिंग, तो मुझे इस तरह से स्टेप्स जो है फॉलो करना है। अगर मुझे बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस करनी है तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। पाइथन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेटा एनालिसिस कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन ऑफ आर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग, सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सीक्वेंस में आप प्लीज़ इन कोर्सेज को कंप्लीट करें तो आप एक चैनलाइज्ड वे में अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। ये पाथवे में अपडेट करता रहूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर कोई एडिशनल कोर्स आता है तो उसको हम ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप हमसे बात भी करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। यहाँ पे ये जो सेक्शन हमने कॉन्टैक्ट अस में दिया है, वहाँ पे यू कैन पुट योर डिटेल्स, आप मैसेज सेंड कीजिए, मुझे ईमेल आ जाएगी। तो आपको कोई भी पर्सनल क्वेरीज हैं, आप शेयर नहीं करना चाहते कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे मैसेज डाल लीजिए, ईमेल मेरे को सेपरेट आएगी, आपको 1-on-1 में रिप्लाई करूँगा, राइट। तो इसके लिए आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने चैनल को भी सपोर्ट किया है, साथ में प्लीज़ इसे भी सपोर्ट कीजिए, और उम्मीद है कि आपको जो है ये रिसोर्स बेनिफिट देगा। इसको रिसर्च गोल का नाम हमने दिया ताकि आपका जो रिसर्च है, जो रिसर्च का जो गोल है वो आपको मिले, आप जल्दी से जल्दी उसको एक्वायर करें और एक एक्सेलेंट रिसर्चर बने। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे और सिस्टम्स भी हम अंडरस्टैंड करेंगे।